आज रास्ता बना लिया है तो मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या दी अभी स्टार्ट करें तो अब पॉसिबल है सिलेक्शन लेना, नीट को क्रैक करना। तो देखो, अगर आप एकदम अभी जीरो लेवल से स्टार्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करना तो पॉसिबल नहीं है। आप 650 प्लस या 680 प्लस टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट करोगे तो 550 प्लस तो आप डेफिनेटली एम कर सकते हो, और इतना तो आप ला ही सकते हो। अब कैसे लाना है, क्या करना है, वो सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं बताऊंगी सब कुछ आपको फ्री में या तो यूट्यूब पे या फिर मेरे टेलीग्राम पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो उसकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। इसके बदले में मुझे बस आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि अभी 45 डेज़ आप वेस्ट नहीं करोगे बिल्कुल भी। देखो यार, बस एक 45 डेज़ की मेहनत बची है। अगर आपने कर लिया तो आपका एक साल बच सकता है। अगर आप अपना बेस्ट दोगे, जो जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ सब कुछ फॉलो करोगे, एकदम ऑनेस्टी से अपनी प्रिपरेशन करोगे, तो बिल्कुल आप डेफिनेटली 550 प्लस ला सकते हो। और अब कोई बहुत ज़्यादा टाइम तो बचा भी नहीं है कि आपको कोई एक साल के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना है या कोई बहुत सारा टाइम है। आपको सिर्फ 45 डेज़ के लिए करना है। अगर आप कुछ भी सेक्रीफाइस कर रहे हो, कुछ भी मेहनत कर रहे हो, सिर्फ 45 डेज़ के लिए इतनी तो आप कर सकते हो ना अपने सपने के लिए। अगर आपने डॉक्टर बनने का सोचा है, अगर आपका वो सपना है, अगर आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर चाहिए, अगर आपको एमबीबीएस ही करना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, तो यार इतना टाइम तो आपको कम से कम देना ही पड़ेगा। इससे कम में क्या मिलेगा आपको? अगर 45 डेज़ मेहनत करके आपका एक साल बच सकता है, आपका सपना पूरा हो सकता है, तो वाई नॉट? क्यों नहीं करोगे आप? आपको करना ही होगा। और अगर आपको ये सोच रहा है कि दीदी अगर हमने सब कुछ करा भी और हमारे 550 प्लस आ भी गए तब भी हमें सिलेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि हमें इतने मार्क्स पे सीट ही नहीं मिलेगी, हमें इससे ज़्यादा मार्क्स चाहिए और वो आ नहीं सकते, या जो भी रीज़न है, अगर आपको ये सब डाउट्स है कि आप मेहनत करें या ना करें क्योंकि अब तो पॉसिबल ही नहीं है वो स्कोर और इतने कम स्कोर में नहीं मिलेगा, तो मैं आपको एक बात बोलती हूँ। आपके जो मार्क्स आएंगे ना, बेशक अगर आपको उस मार्क्स पे सीट ना मिले, बट इट विल नॉट गो इन वेन। आपको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेगा। देखो, अगर आपका ये डिसाइडेड है कि आपको ड्रॉप लेना है और आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपियर होना है, तो आपके जो मार्क्स है ना, ये आपको हेल्प करेंगे। आप जितना अभी पढ़ लोगे ना, उतना आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, आपको उतना कम पढ़ना पड़ेगा, आपको उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, तो आप अपने मतलब आप बाकी बच्चों से एक लेवल आगे ही होगे। अगर आपका 550 आता है ना, तो आप जब नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयार करोगे तब आप जीरो से नहीं, आप 550 से तैयार करोगे और आपको 550 से आगे जाना होगा। तो ऑफकोर्स आपको कहीं ना कहीं मार्क्स हेल्प करेंगे। एंड मार्क्स भी छोड़ो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने रियलाइज़ करी, जो मेरे टाइम पे हेल्प किया, मेरे 575 आए थे और उस मार्क्स में मुझे सीट नहीं मिली थी। और मैंने क्या किया था, मैंने इस होप में कि मुझे सीट मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे सब बोल रहे थे कि शायद कट ऑफ कम जाए, बट ऑफकोर्स इतना कम तो नहीं जाती जितना मैंने सोच लिया था, वो मेरी गलती थी। बट मैंने अपनी पढ़ाई वगैरह सब छोड़ के मैंने काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दिया और मैं उसी में लग गई, और मैंने ये सोच लिया था, आई एज्यूम कि मेरे को सीट मिल ही जाएगी। एंड जिस वजह से मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मेरा काफ़ी मतलब 5 साढ़े 5 महीने मैंने ऐसे इन्जॉय किया जैसे मुझे सीट मिलने वाली है, जो कि नहीं मिलनी थी। तो फिर जब मेरे को सीट नहीं मिली और मेरे को जनवरी से रीस्टार्ट करना पड़ा, तो जो मैंने पढ़ा था वो उतना हेल्प मुझे नहीं करा, ठीक है, क्योंकि मैं उस गैप में सब कुछ भूल चुकी थी। बट फिर भी मेरे उस मार्क्स से कहीं ना कहीं मेरे को हेल्प मिली। द थिंग इज़ कि वो उस मार्क्स से मेरे पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस आया। वो मुझसे एक ही बात बोलते थे कि जब तू फर्स्ट अटेम्प्ट में 575 ले आई तो मतलब तू सेकंड अटेम्प्ट में कर सकती है, तेरा हो सकता है। ठीक है, मतलब वो उनको एक भरोसा था मेरे ऊपर, जो आपके पेरेंट्स को भी आएगा अगर आपका इनका सिलेक्शन भी नहीं होता। लेकिन तब भी आपके अगर ये जो मार्क्स आते हैं ना 550 की रेंज में, वो आपके पेरेंट्स को एक भरोसा दिलाएंगे कि यार आप कर सकते हो। आपको अपने आप को बार बार प्रूफ नहीं करना होगा कि यार मुझसे हो सकता है, मुझे अटेम्प्ट दो या कुछ भी करो। उनको एक भरोसा होगा आपके ऊपर। वही अगर इनकेस अगर आपको ये लगता है कि आपका अब नहीं हो सकता, तो 200 नंबर से और 550 लाने में बहुत फ़र्क है। इनकेस अगर आप सोच रहे हो कि सिलेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे ही दे देते हैं ये अटैम्प्ट, अब नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे अच्छे से मई से पढ़ना, ठीक है, तो अगर आपके 200 नंबर आते हैं ना, आपके पेरेंट्स को आपको हर बार ना हर जगह आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि यार मैं कर सकता हूँ। आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। उन्हें लगेगा कि यार पूरा साल तो दिया था, 200 ही आया, उन्हें नहीं पता ना कि आपने पढ़ाई नहीं करी, वो आप बताओगे नहीं। तो द मेन थिंग इज़ कि 200 लाने पे उनको आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और वही अगर आप 550 लाते हो ना, उन्हें एक भरोसा होगा कि यार अच्छा ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कर सकते हो। एक 550 आ गए, 650 भी आ सकते हैं, 650 प्लस भी आ सकते हैं। एक साल दोगे, मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। सो द ओनली मैसेज इज़ कि अगर आप ज़ीरो पर हो, तो अगर आपको चाहे 550 प्लस चाहिए हो या अगर आपको नहीं चाहिए हो, बट यू शुड टारगेट फॉर इट। ठीक है, लास्ट के 45 डेज चाहे आपका 550 प्लस में आपको सिलेक्शन मिले या ना मिले, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको टारगेट करना चाहिए ना, आपको उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। आखिरी की 45 डेज है। अब कुछ भी रीज़न से, एक्सक्यूज से पीछे मत हो जाओ। एटलीस्ट अब बचे हुए जो कुछ दिन है ना, उतने पे तो अपना 100% दे दो, एक बार तो दे दो।
सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले आपको अगर 550 प्लस स्कोर करना है तो आपको पहले हाई वेटेज चैप्टर्स टारगेट करने पड़ेंगे। आप बाकी भी कर सकते हो, पर आपकी जो सीक्वेंस है वो ऐसे होनी चाहिए कि पहले सारे हाई वेटेज चैप्टर्स करो एंड देन लो वेटेज चैप्टर्स। ठीक है, अब आपको कौन से हाई वेटेज चैप्टर है जो पहले करने हैं, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएंगे अपलोडेड। वहाँ पे आपको प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी कौन सा हाई वेटेज है और कौन से पहले आपको करने हैं। उन चैप्टर्स को पहले करके आप आराम से अपना 550 प्लस टारगेट कर सकते हो। वो हो जाए तब आप आगे वाले चैप्टर्स पे जाओ, पर पहले आप उन्हें करना। ठीक है, तो ये हो गया कि कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं। अब कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है। ऑफकोर्स आपको वन शॉट से करना है, डिटेल पे आपको नहीं जाना, बिकॉज इतना टाइम ही नहीं बचा आपके पास डिटेल देखने का। नहीं आपके पास टाइम है, डिटेल से करोगे मुश्किल से 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे इस टाइम पे, उससे ज़्यादा आपका नहीं हो पाएगा। सो ऑफकोर्स वन शॉट पे जाना है, एंड वन शॉट से आपको इतना कंटेंट आराम से मिल जाएगा कि आप 550 प्लस बहुत ईजिली टारगेट कर सकते हो। सो अब कौन सी वन शॉट से आपको करना है, बिकॉज बहुत सारी वन शॉट्स चल रही है इस टाइम पे। तो फिजिक्स के लिए मैं बोलूँगी कि आप, अगर आपको तमन्ना मैम का समझ में आता है तो आप महाप्रलय क्रैश कोर्स से कर लो। केमिस्ट्री के लिए आप नीतीश सर की जो सीरीज चल रही है आप उससे कर सकते हो। एंड फॉर बायो आप विपिन सर के वन शॉट्स देख लो, बहुत छोटे हैं एंड वहाँ पे पूरी एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करा गया है, तो बहुत ईजिली आप कर सकते हो। अगर आपको इनकेस कुछ नहीं समझ में आता तो आप उम्मीद से कर सकते हो, या फिर प्रचंड से कर सकते हो, या फिर अगर कोई और वन शॉट्स आप देख रहे हो तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट ये मेरी चॉइस की वन शॉट्स है जो मैं प्रेफर करूँगी कम टाइम में सब कुछ कवर करने के लिए। सबसे बेस्ट यही है। अब यहाँ से आपको कंसेप्ट पढ़ने के बाद, लेक्चर देखने के बाद आपको करनी है बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अब वो कहाँ से करनी है, देखो अगर आपके पास कोई भी डीपीपी या मॉड्यूल है जहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है तो आप वहीं से कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इनकेस आपके पास कुछ भी नहीं है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कहाँ से करें, तो मैं बताती हूँ आप क्या कर सकते हो। फिजिक्स के लिए तो आप प्रॉपर महाप्रलय क्रैश कोर्स ही कर लो, वहाँ पे क्वेश्चन सीरीज भी होंगी अप्रैल में, तो आप वही देख लो पूरी, आपको एक्स्ट्रा खुद से एफर्ट्स मत डालो। ठीक है, आप उन्हीं को कर लो। और बायो एंड केमिस्ट्री अगर आपको करनी है, या फिर अगर आपको महाप्रलय क्रैश कोर्स नहीं करना, तो उसके लिए नीट इन 45 डेज बुक है मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप वहाँ से उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड वहाँ से उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक उसमें पीवाईक्यूज भी है इंक्लूडेड। इन केस अगर नहीं होते तो आप वो भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे उसकी भी बुक अपलोडेड है उसकी पीडीएफ। ठीक है, लास्ट 36 ईयर्स की, बट मैं रिकमेंड करूँगी फिजिक्स के लिए आप लास्ट 7 to 8 ईयर्स की करो, एंड फॉर बायो केमिस्ट्री लास्ट 5 ईयर्स के आप पीवाईक्यूज कर लो। नाउ नेक्स्ट थिंग आती है जो आपको देना है मॉक टेस्ट। आपने अभी सिलेबस करना है, ठीक है, मार्च में अपना लेक्चर्स देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर आपको देना मॉक टेस्ट। देखो लास्ट डेडलाइन जो आपकी है वो 10 अप्रैल, इससे इतने तक तो आपको स्टार्ट करना ही है। ऐसा नहीं है कि आपको नीट से पहले 1 या 2 मॉक टेस्ट देके जाना है, आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देके जाने होंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मॉक टेस्ट की। अदरवाइज आपका कैसे होएगा, आप एग्जाम में घबरा जाओगे मॉक टेस्ट को देखकर। कम से कम मिनिमम 5 to 6 मॉक टेस्ट तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो इनकेस अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो और आपका नहीं हुआ हुआ कुछ, तो आप आराम से लो 20-25 डेज थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करो, एंड लास्ट 10 अप्रैल से आप स्टार्ट कर दो आपका जितना भी हुआ है। ठीक है, ये डेडलाइन है, इससे पहले कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जितना पहले आप स्टार्ट कर सकते हो आप वहाँ से करो। बट अगर आप नहीं कर सकते तो लास्ट 10 अप्रैल से तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट को देने के बाद आपको करनी है प्रॉपर एनालिसिस। आपको कितना भी टाइम लग सकता है, इट कैन बी 2 आवर्स, इट कैन बी 3 आवर्स, इट कैन बी 4 आवर्स। ठीक है, बट जितना भी टाइम लगेगा आपको देना पड़ेगा। उस टाइम आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या है, टाइम वेस्ट हो रहा है, इतने में तो मैं कोई टॉपिक पढ़ लेता, मेरा एक लेक्चर खत्म हो जाता, मेरा ये चैप्टर हो जाता। इतना टाइम मॉक टेस्ट देने के बाद उसे एनालाइज करने में लग रहा है, यू विल थिंक। ठीक है, मैं भी सोचती थी, बट ये बहुत बड़ी गलती है अगर आप ये नहीं कर रहे तो। फर्स्ट टाइम में मेरी यही गलती हो गई थी कि मैंने एनालिसिस नहीं करी थी प्रॉपर। अगर आप मॉक टेस्ट को देने के बाद 2 या 3 घंटे जो भी आपके एनालिसिस में लग रहे हैं वो नहीं दे रहे, तो फिर आप मॉक टेस्ट भी मत दो, बिकॉज आप वो टाइम भी वेस्ट ही कर रहे हो। मॉक टेस्ट देने का मतलब बस ये होता है कि हमें ये पता लगे कि हमारी क्या गलती है और क्या हमें आता है, और वो चीज़ आपको एनालिसिस से पता लगेगी। आप पहले मॉक टेस्ट दोगे, फिर आप उसे एनालाइज करोगे, तब आपको पता लगेगा कि अच्छा ये टॉपिक्स मुझे नहीं आते और ये मुझे आते हैं, और इस पर मुझे वर्क करना है, इसे मुझे इम्प्रूव करना है, और फिर आपको एक्चुअली उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द प्रॉपर स्ट्रैटेजी। बट अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसके बाद आप आगे के दोनों स्टेप्स नहीं कर रहे, तो फिर उस दे के आपके मार्क्स जाके कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको नीट में भी पता लग जाएंगे आपके जो मार्क्स आएंगे। तो पहले से मॉक टेस्ट देने का जो बेनिफिट है वो तो आप एक्चुअल में कर ही नहीं रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पहले से देने का, मत देना। बट अगर दे रहे हो तो प्लीज़ उसे एनालाइज करो एंड उसे इम्प्रूव करो, बिकॉज उसके बिना वो दे के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उतना भी आपका टाइम वेस्ट ही होगा। एंड एक और एडवाइस, एक गलती है जो मेरे से हो गई थी फर्स्ट अटैम्प्ट में, वो आप मत करना। जब मैं मॉक टेस्ट देती थी और मैं एनालाइज करती थी, फर्स्ट अटैम्प्ट के टाइम में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता था, मेरे को बहुत सारे चैप्टर्स मैंने छोड़ भी रखे थे। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छी खासी मेरी प्रिपरेशन थी नहीं, ऐसी ही मार्क्स की थी मेरी 550 तक की। तो मैं क्या करती थी, मैं मॉक टेस्ट देती थी और मैं सिर्फ उतना ही पोर्शन एनालाइज करती थी जितना मैंने अटैम्प्ट किया है। मतलब जो चैप्टर्स मुझे नहीं आते या जो टॉपिक्स मेरे को नहीं आते, जो क्वेश्चन मैंने छोड़े, उन्हें मैं देखती भी नहीं थी। तो मैंने उतना एनालाइज किया और मैंने रख दिया।
और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगर आप अभी एनालाइज़ करोगे ना, तो पूरा ही करना, पूरे 180 क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते ना वो भी करना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको करने का पॉइंट क्या है, क्या यूज़ है इसे करने का, जो हमें नहीं आते वो तो नहीं आते, उसे एनालाइज़ करके हम क्या कर लेंगे। सो द रीज़न इज़, जब मैंने अपने मॉक टेस्ट के टाइम पे उन क्वेश्चंस को एनालाइज़ नहीं किया ना, तो जब मैं नीट का पेपर दे रही थी, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस उसी मॉक टेस्ट के वही टाइप के थे। और उस टाइम पे मुझे इतना रिग्रेट हो रहा था ना कि काश मैं पूरा चैप्टर छोड़ देती, बस वो क्वेश्चंस एक बार देख लेती कि यार उनका क्या सोल्यूशन है, कैसे सॉल्व किया हुआ है, क्या तरीका है, क्या है। तो आज मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रही होती, और शायद वो नंबर अगर मुझे मिल जाते ना, तो मेरा सिलेक्शन भी हो जाता और मेरा 1 साल भी बच जाता। बट वो नहीं हुआ, वो मैंने गलती कर दी, मैं वो क्वेश्चन मुझे उसी टाइप के क्वेश्चन सिम छोड़ने पड़े। तो ये गलती आप मत करना। जो एंड के मॉक टेस्ट बनते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा PIQs को एनालाइज करके बनते हैं, एंड मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वहाँ से क्वेश्चन आपके नीट में रिपीट होंगे। अगर सेम भी ना हो तो उस पैटर्न पे या उस कॉन्सेप्ट पे, उस फॉर्मूला पे, उस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है मॉक टेस्ट में। तो अगर आपको बाय चांस आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको जो चैप्टर्स नहीं आते, ठीक है, आप वो पूरा चैप्टर छोड़ जाओ, लेकिन जो क्वेश्चंस उस चैप्टर से आपके मॉक टेस्ट में आए हुए हैं, एटलीस्ट वो क्वेश्चंस आप देख लो, ठीक है। सब कुछ छोड़ दो, बस उन क्वेश्चंस को देख लो, ताकि बाद में आपको ये रिग्रेट ना हो कि यार काश पूरा चैप्टर छोड़ दिया होता, बस वो क्वेश्चन देख लिए होते तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता, या आज मेरे को दोबारा से पढ़ना नहीं पड़ता, मेरे को नीट 2026 के लिए नहीं बैठना पड़ता। तो ये रिग्रेट ना हो, इसलिए आप वो गलती अभी मत करो, ठीक है। आपको क्या करना है, आप उन्हें देखो, उन क्वेश्चंस को, उसकी आंसर की देखो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप समझ लो, नहीं आ रहा तो रट लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन उन क्वेश्चंस को एक बार देख लो। सारा ही एनालाइज करना है, और उन क्वेश्चंस को आपको याद करना है, याद करो, रटना है रटो, जो करना है करो, ठीक है। समझ में आ रहा है समझ लो, बट एटलीस्ट उन पूरा चैप्टर छोड़ दो, बट उन उन क्वेश्चंस को फोकस करना। नेक्स्ट बात आती है आपकी रिवीजन की। आपको फिर रेगुलरली रिवाइज भी करना है जो जो आप कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं लेना। आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट से, माइंड मैप से रिवाइज करना होगा। वो अगेन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। उधर आपको सारे शॉर्ट नोट्स एंड माइंड मैप्स मिलेंगे, जिससे आप पूरा चैप्टर इजीली 15 to 20 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हो। उसके अलावा आपको और भी जो जो चीज़ें चाहिए होती है रिवीजन के लिए, जैसे फिजिक्स के लिए आपको फॉर्मूला शीट्स वो भी मिलेगी, फ्लैश कार्ड्स भी मिलेंगी। केमिस्ट्री के लिए आपको फिजिकल के लिए फॉर्मूला शीट्स, ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शन शीट्स, इनऑर्गेनिक के लिए एक्सेप्शन शीट्स, बायो के लिए आपको बहुत सारी PDFs मिल जाएगी वहाँ पे। जो जो पूरे बायो का जितना भी रटने वाला पोर्शन होता है ना, वो सब कुछ अलग अलग PDFs में है, ठीक है। बाकी जो समझने वाला पार्ट है वो हमें याद हो जाता है, ठीक है, वो हम नहीं भूलते, लेकिन जो रटने वाला पार्ट होता है, आपके साइंटिस्ट के नेम्स, डेट्स, प्लेसेस, एग्जाम्पल्स, ठीक है, सब कुछ आपको अलग अलग PDF मिल जाएगी, जहाँ से आप सब कुछ PDF को खोल के ईजिली पूरे सिलेबस की बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो। एंड ऑल्सो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ले रखी है तो आप वहाँ से कर सकते हो, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आप वहाँ से कर सकते हो। बहुत सारे टेस्ट वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है, एंड मैं आगे भी वहाँ पे अपलोड करती रहूँगी, ठीक है, अप्रैल तक। सो आपको टेस्ट की तो कमी नहीं होने वाली, आप वहाँ से ईजिली दे सकते हो। एंड आंसर की भी है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। सो यही स्ट्रैटेजी है आपकी 550+ मार्क्स के लिए। एंड मैं आप सबसे यही बोलूँगी, अब ये मत सोचना बिल्कुल भी, चाहे आप कितने भी मार्क्स स्कोर कर रहे हो, भी कुछ भी कर रहे हो, कि अब आखिरी के 45 डेज़ बचे हैं, हमारा क्या ही हो सकता है। इंस्टेड आप ऐसा सोचो कि यार बस 45 डेज़ की मेहनत और है, इसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है, सब कुछ बदल जाएगा। सो 45 डेज़ और, एंड इसी चीज़ को अपनी मोटिवेशन लेके हर दिन अपना बेस्ट दो, हर दिन पहले से ज़्यादा करो, ठीक है। आखिरी के 45 डेज़ है, कभी भी लगे ना टाइम कम है, तो बस ये सोचो, हाँ बस इतनी ही तो दिन की मेहनत है, इसके बाद तो लाइफ चेंज नहीं होने वाली है। आप अपने आप को ऐसा एज्यूम करके चलो कि आपका सिलेक्शन होगा, एंड इस कॉन्फिडेंस में पढ़ाई करो। जितना नेगेटिव सोचोगे, जितना डरोगे, उतना आपका टाइम वेस्ट होगा, और इस टाइम पे आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते अपना टाइम वेस्ट करना। जितना है आपको बस अपना दिन रात पढ़ाई के लिए ही झोंकना है, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ अपना गोल, अपना नीड देखो। होली आने वाली है, सो प्रॉमिस मी कि नेक्स्ट होली जो है वो आप सब लोग अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में मनाओगे। एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाना। जितना हो सकता है उतना शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें भी बोलो सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, एंड कोई भी डाउट हो आपको, ठीक है, वो आप मुझे ज़रूर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी हो, प्लीज़ ज़रूर बताना। और जितने भी आपके दोस्त इस वक्त टेंशन में बैठे हैं कि कैसे होगा, क्या करना है, उन सबको ये वीडियो फॉरवर्ड करो, उन्हें बताओ कि ऐसे होगा, और बस आखिरी के 45 डेज़ है, हमें करना है, साथ में मिलकर करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर नीट प्रिपरेशन।